हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से कल बात हुई थी रियल नंबर को लेकर के चैप्टर 10th क्लास के चैप्टर 1.2 के बारे में। ठीक है, जहां हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश की थी। वहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि कैसे दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये सब हमने देख लिया था। फिर आगे 3 नंबर के केस में भी हमने देखा था कि 3 नंबर के प्रोडक्ट जो है सो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होते, वो रिलेशनशिप वहां एस्टैब्लिश नहीं होती, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम आगे बढ़ते हुए जो है इरेशनल नंबर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत जाना भी था। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं रियल नंबर में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों ही आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक बात है जो हम जानते हैं। दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि जब रैशनल नंबर के या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जैसे 2/3 आई गेस 2, 3, 4, जैसे ये हो गया एक कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में, या फिर 2/3, 6/7 लाइक समथिंग। ठीक है, तो इसका क्या है आगे क्या मैं आपको बताने जा रहा कि इससे मैं ये क्यों जिक्र कर रहा इस बात की कि इसके जब डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं उसको। ठीक है, वही इरेशनल नंबर के केस में हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। फिर रैशनल नंबर में जब इसके डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Whereas in the case of irrational number we have non terminating non repeating decimal expansion। ये याद रखना बहुत जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बताया था ना, ये था हमारे पास 2/3। ठीक है ना, 2/3 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से 2 में, तुम्हारे पास क्या आता है 0.6666666 ऐसा आता है ना, जिसकी वजह से हम लिख देते हैं इसको अप्रॉक्स करके 0.67, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और इसके ऊपर रेकरिंग, ये रिपीटिंग का बार, ये साइन डिनोट करता है कि 6 आगे इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, वहीं जैसे एक एग्जांपल है 1/8 जिसकी वैल्यू आती है 0.125, ये सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये वाला केस, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू यहां 0 नहीं है। Whereas 1/8 जो हो गया ये, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है और ये भी रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या है, आप कुछ भी लिख लो, 1.01 001 001 00001 0000001, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये चलता जाएगा। हमें नहीं पता कि कहां जाके ये रिपीट करेगा और करेगा भी कि नहीं।
ऐसे केसेस को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इस तरह के नंबर को, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल में आता है। ठीक है, इतना सब समझ गए आप लोग? यहां तक सबके लिए क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर आगे जो है, इतना करने के बाद, रियल नंबर के बारे में इतना जानने के बाद, हम इरेशनल नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा कि रियल नंबर को हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है हमेशा, ये याद रखिएगा, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। जैसे मैं आपको बता रहा कि √2 भी जो है एक इरेशनल नंबर है, ये कॉमन यूज में आने वाला इरेशनल नंबर है √2। √3 आपका इरेशनल है, √5 आपका इरेशनल है, √7 आपका इरेशनल है। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से हैं कौन से नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट ये सारे इरेशनल नंबर हैं आपको जो कॉमन यूज में आते हैं। ठीक है, और रूट आपको इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे √2 को, तो 9th में आपने देखा था कि आप ऐसे नंबर लाइन डिनोट करते हो। एक लाइन ले लिया, ये ओरिजिन हो गया आपका, इधर निगेटिव हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपने देखा था कि आप ऐसे एक यूनिट ये ले लेते हो, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, वो भी एक यूनिट, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 2 हो जाएगा। तो आप इस आर्क का, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ की यहाँ पे से इस हाइपोटेन्यूस के लेंथ की आर्क आप यहाँ कंपास रख के ड्रॉ करते हो, तो इसको आप √2 डिनोट करते हो, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस फ्रीडम से हो जाएगा ना √2, है ना। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो आपने देख लिया कि आप रैशनल नंबर के बारे में सब जानते हो कि कैसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर के केस में मैंने बताया कि आपने 9th में डिनोट करना सीखा था। तो मैंने जो कहा कि रियल नंबर चाहे रैशनल हो या इरेशनल, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां तक आप सब समझ गए? चलिए आगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग ना प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कॉमनली यूज्ड इरेशनल नंबर कुछ बताए थे, जैसे कि देखते हैं √2, √3, √5, √7, √8, √15, √11, √17। ठीक है, तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे रूट में लिख रखे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या इरेशनल नंबर रूट्स में ही आ सकते हैं? चलो एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हर हमेशा लिखा करो कि जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इरेशनल होगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, आप चेक कर लो। ठीक है, फिर आपके पास केस बचता है कि रूट के अंदर से जब कोई कंपोजिट नंबर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि जो भी प्राइम नंबर जब किसी स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वो आपका इरेशनल होगा हमेशा, ये फैक्ट है, चेक कर लो आप। ठीक है, फिर क्या दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास कि अब सिर्फ कंपोजिट नंबर बचा, प्राइम नंबर के बाद तो सिर्फ कंपोजिट नंबर बचा ना, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर हो तो क्या हो सकता है। तो दो चांसेस हैं, या तो फिर कोई कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आएगा, या फिर कोई इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे यहां देख रहे थे ना, इसमें जितने भी प्राइम हैं वो ठीक है, वो प्राइम नंबर वाले जितने हैं वो तो इरेशनल नंबर ऐसे ही हो गए। ठीक है, ये तो फैक्ट है। बट कंपोजिट नंबर होगा तो क्या होगा, यहाँ 8 है, 15 है आपके पास, ये दोनों कंपोजिट नंबर है ना। अब देखो जैसे √8 है आपके पास, ठीक है, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, फिर उसको लिख सकते हैं हम 2√2। ये तो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ गया। ठीक है, तो जो भी बचा उसको कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट स्क्वायर के निकलने के बाद, पॉजिटिव इंटीजर के बाद जो भी बचा वो आपका हो जाएगा
इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो चीजें आप क्लियर रखना कि जो भी प्राइम नंबर है अगर उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर किसी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीजें जो है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं बता रहा आपको। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर 2 प्लस रूट 2 करेंगे तो ये वैल्यू इरेशनल होगी, या फिर अगर 3 माइनस रूट 2 करते हैं तो ये वैल्यू भी इरेशनल होगी। ये दोनों ही वैल्यू इरेशनल होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रोडक्ट एंड quotient of rational and irrational number is always irrational। ठीक है, इस केस में जैसे 2 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, या फिर अगर 2 को डिवाइड करते हैं रूट 2 से तो ये वाला जो कोसेंट आएगा वो हम भी जानते हैं कि रूट 2 आएगा, वो इरेशनल ही होगा। या फिर 2 को अगर रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो भी जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल होगी। दो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि सम हो या डिफरेंस, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, वो हमेशा इरेशनल होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जांपल के तौर पे भी हमने देखा कि 2 रूट 2 को जब 2 जो रेशनल नंबर है और रूट 2 जो इरेशनल नंबर है हम सब जानते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा। या फिर 2 जो रेशनल नंबर है उसमें अगर रूट 2 जो कि रेशनल नंबर है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो आ भी रहा रूट 2, ये प्रूफ भी हो रहा इरेशनल है। और दूसरे केस में अगर 2 को रूट 3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक रेशनल को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कोसेंट आ रहा वो इरेशनल होगा। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, ये रिलेशनशिप हमने देख लिया था। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जब दो इरेशनल नंबर का सम या फिर दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो दो इरेशनल नंबर का सम या फिर डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे रूट 2 में अगर रूट 3 को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर हैं और इन दोनों का सम भी इरेशनल नंबर होगा। या फिर अगर रूट 3 में से रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कह नहीं सकते। इस केस में हम श्योर नहीं है कि हमेशा इरेशनल आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। नहीं कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा। देखो, जैसे अगर रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया, और ये 2 रेशनल नंबर है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ही इरेशनल नंबर नहीं आता,
रैशनल नंबर भी आ सकता है, इसलिए इसके बारे में कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। रिजल्ट हमेशा हमको चेक करना होगा कि इरेशनल आ रहा है या रैशनल आ रहा है। फिर अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐसे ही डिवाइड करते हैं तब भी हम ये नहीं कह सकते कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ही है, √2 को अगर √2 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जा रहा। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये दोनों ही रैशनल नंबर हो गए। इसलिए इरेशनल नंबर के केस में जब उन दोनों का प्रोडक्ट या फिर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि रैशनल नंबर आएगा प्रोडक्ट या फिर जो क्वोशिएंट है या फिर इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने के बहुत काम आने वाली है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, क्या कहता है वो थ्योरम? ठीक है, ये आपके बुक की एक थ्योरम है कि कोई एक प्राइम नंबर है, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज कंपोजिट इन नेचर। ठीक है, जो आपका a होगा वो एक कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर होगा और p आपका प्राइम नंबर होगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। आपका थ्योरम ये कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि कंपोजिट नंबर है। in that case if p divides a square then p divides a। क्या कहने की कोशिश करा, सपोज करो कोई a जो है कंपोजिट नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, तो कल ही हमने ये थ्योरम पढ़ा था ना, फंडामेंटल थ्योरम, जिसमें आप कंपोजिट नंबर को किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, p1 इंटू p2 इंटू p3। सपोज जो ये आपका ये जो पॉजिटिव इंटीजर a था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख लिया कि ये 3 थे, p1 इंटू p2 इंटू p3। फिर हम क्या करते हैं, आप क्या कह रहे हो, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर एंड p3 स्क्वायर, यही होगा ना। देन p डिवाइड्स a, तो अब कह रहे हैं कि a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो इस वाले सेक्शन को p डिवाइड करेगा, यही मतलब है। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये वाला p आइदर p1 हो और p2 हो और फिर p3 हो, है ना। तो दो थ्योरम हमारे प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे कि इसका ये जो कंपोजिट नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से ही कोई प्राइम नंबर होगा जो उसको डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके ही किसी प्राइम नंबर से जब हम उसको डिवाइड कर रहे होंगे तब वो डिवाइड हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं 17 नहीं है और उसको 17 से डिवाइड करने जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 625 आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और इसको 5 डिवाइड करता है जो कि एक प्राइम नंबर है ना, डिवाइड करता है 125 टाइम्स से 625 को, और 625 को ही आप 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो गया। जो ये a था ना, a स्क्वायर, ये है ना, a की वैल्यू यहाँ 25 और a का स्क्वायर कितना है 625। इसको कोई प्राइम नंबर p जो कि 5 है यहाँ वो डिवाइड कर रहा, तो आप ये देखो कि इस 25 को भी 5 डिवाइड नहीं कर रहा है या नहीं, खुद देख लो आप। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं आपको कि ये 144 है, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करके देखो, हो रहा ना, 2 को 72 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइड हो जा रहा। और 144 12 का स्क्वायर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a, 12/2 6, हो रहा डिवीजन। यही एक थ्योरम है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कोई p प्राइम नंबर था और a कोई पॉजिटिव इंटीजर ये था, जिसके स्क्वायर में जब इस p प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर पाते हैं तो फिर जो a नंबर है, a जो आपका कंपोजिट नंबर था, उसको भी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यही ये थ्योरम आपका स्टेट करता है, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में जितना कुछ हम लोगों ने जाना, उसके बाद क्या करना है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं। ये अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो कैसे प्रूव करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है वो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, और ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है वो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है उसके अल्टरनेट में जाकर के हम उसका ठीक उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक स्टेप पे ऐसा आता है कि जहां हमको लगता है कि हमने जो स्टेटमेंट माना है, ऊपर जो हमने एज्यूम किया है, उसकी वजह से जो एजम्पशन है हमारा, फिर यहाँ जो आंसर हो रहा होता है, इसकी वजह से हमारा जो एजम्पशन है वही रॉन्ग प्रूफ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि कोई नंबर रैशनल है, ठीक है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा नंबर रैशनल ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो हमारे इस एजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव कर रहा होगा कि ये नंबर रैशनल नहीं बचा। तो अगर आपका एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो आपने गलत माना था उस चीज को, यानी कि उसके अपोजिट जाकर के जो होना चाहिए उसके अपोजिट होगा। रैशनल एज्यूम किया था तो इरेशनल होगा। बस इसी प्रोसेस को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, कि जो चीज प्रूव करनी है उसके अपोजिट में, अपोज में जाकर के स्टेटमेंट को अपोजिट एज्यूम करके उसको रॉन्ग प्रूव करके हमारे क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट को सही जस्टिफाई करते हैं। इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहेगा कि √2 कोई नंबर है, इसको प्रूव करना है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है, आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से √2 इज रैशनल। तो जैसे ही हमने √2 को रैशनल कह दिया तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0, है या नहीं। इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बताओ। ठीक है, अब इन केस हम देख लेते हैं कि यहाँ पे p और q का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस कॉमन फैक्टर को रिड्यूस कर देंगे, p/q के फ्रैक्शन को a/b से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप बोलोगे आप सर कि ऐसा आप क्यों करने जा रहे हो, मैं वो भी बता रहा आपको। सपोज करो √2 के बराबर में आ गया कि 15/25। ठीक है, तो हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 5 का फैक्टर कॉमन है ना, तो इसको हटाना जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस p/q के बदले कोई एक ऐसा फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जो कोप्राइम नंबर्स हो। कोप्राइम नंबर्स मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी जिनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, उनको कहते हैं कोप्राइम। तो p/q की जगह हम a/b सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a/b। अब इतना पता चल गया यहाँ पे इस a और b के बीच जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये देख लिया आप लोगों ने। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि √2b इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो क्या आएगा स्क्वायर करने पे, 2b² इज इक्वल टू a², यही आएगा ना। और b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा होगा, दैट मींस द नंबर विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय दैट प्राइम नंबर। यानी इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर a² 2 से डिविजिबल है, लिख सकते हो सिंस a² इज डिविजिबल बाय 2, that is why a will also be divisible by 2।
होगा ना? तो आप लिख सकते हो कि a अगर a/2 इज इक्वल टू समथिंग c, कुछ भी आ रहा होगा जो मुझे पता नहीं है, a को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ भी कोसेंट आ रहा होगा, तो मैंने c एज्यूम कर लिया, ठीक है? तो a इज इक्वल टू 2c हम एज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है? तो अब a इज इक्वल टू 2c को हम ना यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है? ठीक है, a इज इक्वल टू 2c हो गया, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4c स्क्वायर आ जाएगा। और इस वैल्यू को हम ये इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना? और ये a स्क्वायर बराबर जो 4c स्क्वायर है उसको हम यहां पुट करेंगे, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4c स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो यहां पे क्या हो गया? c स्क्वायर बराबर आपका आ गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना? दिस मीन्स इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, if b square can be divided completely divided by 2, then b can also be divided by 2. What I want to say is b square is divisible by 2, so b would also be divisible by 2. हो जाएगा ना? अभी अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था ना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो इंटीजर भी 2 से डिविजिबल होगा, यही मैंने लिखा ना? तो हमने यहां देखा कि a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा, b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो रहा, मींस a बाय b जो है वो कंप्लीट a बाय b के बीच कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए ना ये दोनों अलग अलग 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो अगर a बाय b को जब हमने कोप्राइम बना दिया था फिर भी हमारे पास एक अलग कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस केस में हमारे पास a और b का एक के अलावा ये नंबर 2 जो है ये भी एक कॉमन फैक्टर डिसाइड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? Since our assumption was wrong that root 2 is rational, that is why we got here to another factor, क्योंकि यहाँ पे a और b को हमने कोप्राइम डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही मान लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे रैशनल नहीं आना चाहिए था ना, सॉरी यहाँ पे 2 दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए था 1 के अलावा, जो कि आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने रूट 2 को रैशनल प्रूव किया, एज्यूम किया था। रूट 2 को रैशनल एज्यूम करने के कारण ये सारी गलतियां हुई। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम किया था और जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? सिंस आवर assumption was wrong, we got another factor of a and b, not factor, common factor of a and b. That means root 2 is not rational, and if it is not rational, it is irrational. ओके, तो इस तरह से मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है उसकी हेल्प से हमने रूट 2 जो आपका एक इरेशनल नंबर था जिसको कि प्रूव करना था,
हमने क्या किया, सबसे पहले √2 को रेशनल अज्यूम कर लिया, ठीक है। √2 को रेशनल अज्यूम किया तो आप √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि हमने लिखा। फिर हमने क्या कहा कि pq का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, उस कॉमन फैक्टर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। pq के कॉमन फैक्टर को एक्सक्लूड करने के बाद हमने a/b फ्रैक्शन से उसको रिप्लेस किया, जो कि जहां की हमने बता दिया कि a और b न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स हैं, ठीक है। फिर √2 के इज इक्वल टू में हमने a/b लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b इज इक्वल टू a, फिर दोनों साइड को स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपका 2b² इज इक्वल टू a²। फिर साइड चेंज करने के बाद b² इज इक्वल टू a²/2, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि a² जो है 2 से डिविजिबल है, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, दैट मींस a वुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 2, और यही हुआ। और a 2 से डिविजिबल है तो a/2 के बदले जो डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा उसको हमने c अज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर a इज इक्वल टू 2c लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a² इज इक्वल टू ऑब्वियस है 4c² होगा। फिर इसको हमने उठा के इक्वेशन 1 में डाल दिया, जिससे कि हमने प्रूव किया कि यहाँ b² भी 2 से डिविजिबल है, और b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ कह दिया था कि a और b को प्राइम्स हैं, जो कि यहाँ ये गलत प्रूव हो गया, क्योंकि a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ गया 1 के अलावा 2। ये सब ये सारी मिस्टेक्स हमारी किस अजम्पशंस की वजह से हुई, क्योंकि हमने मान लिया था कि √2 रेशनल है। अगर √2 को रेशनल नहीं माना होता तो ये जो 2 हमारा नेक्स्ट अगेन 1 के बाद जो 2 भी एक कॉमन फैक्टर आया वो नहीं आया होता। तो इस तरह से हम कहेंगे सिंस आवर assumption was wrong we got another common factor of a and b, that is 2. That means √2 is not rational, it should be rational, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है यहाँ पे, √2 either it is rational or irrational। तो जो rational हमने assume किया था वो पॉसिबल नहीं हो सका, तो क्या बचा, √2 आपका irrational प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। चलिए ठीक है, हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया अभी। अब एक क्वेश्चन है आपके एग्जांपल में ही कि 5 - √3 इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। यहां भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 - √3 जो है आपका वो रेशनल है, ठीक है। लेट्स से 5 - √3 जो है आपका वो रेशनल है, ठीक है। तो 5 - √3 अगर रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, वेयर a/b इज फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड आल्सो a and b आर को-प्राइम्स। यहां हम पहले ही अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस साइड स्विच कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि 5 - a/b इज इक्वल टू √3। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन ये रेशनल नंबर है, और इसको मैंने बताया कि ये रेशनल नंबर है ना। ये दोनों ही रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, बट हम सब जानते हैं कि रूट के अंदर कोई प्राइम हो वो इरेशनल होता है। रूट अंडर प्राइम इज ऑलवेज इरेशनल, मैंने बताया आप लोगों को। तो ये रेशनल माइनस रेशनल इरेशनल कैसे आ सकता है, यहां रेशनल आना चाहिए था, बट ये क्या आ गया हमारे पास, √3 इरेशनल आ गया, है ना। दिस मीन्स our assumption 5 - √3 is irrational was wrong. That is why we got rational minus rational is equal to irrational in this case. So we'll write the same thing. Since we assume 5 - √3 is rational, we got this result. So our assumption was wrong that 5 - √3 is rational, right? So 5 - √3 will be irrational. इतना ही लिखना है। आप ये लिखोगे कि हमने जो अज्यूम किया था कि 5 - √3 जो है रेशनल है, उसकी वजह से हमने जो लिखा 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, फिर a and b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स को हिंदी में सह अभाज्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 - √3 इज इक्वल टू a/b।
फिर हमने ये क्या किया कि a बाई बी को इस साइड ले गए, √3 को उस साइड ले गए। तो 5 माइनस a बाई बी, जो कि ये दोनों रेशनल थे, तो रेशनल में से अगर रेशनल को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। जबकि LHS के इस साइड जो RHS है आपका, वो √3 जो कि ऑलरेडी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल, जो रेशनल होना चाहिए था उसकी जगह रेशनल आ गया, जो कि इक्वल नहीं आया। एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द आवर assumption that 5 minus √3 is rational. We should not have assumed that 5 minus √3 is rational. Our assumption was wrong, so 5 minus √3 is irrational. इतना ही लिखना है, क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को रेशनल मान लिया था, जिसकी वजह से हमने ये रिजल्ट पाया। और ये रिजल्ट जो है अपने आप में इक्वल नहीं है, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा। दैट इज व्हाई 5 माइनस √3 जो है आपका इरेशनल हो जाएगा। इतना ही है, इस तरीके से ही प्रूव कर सकते हैं आप। इसी तरीके से जैसे मैंने √2 को प्रूव किया था, आप √3 को प्रूव कर सकते हो, आप बना के देखना। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में हम लोग को मैसेज कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अलग से हम एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। और भी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व होंगे, या तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तो कॉमन रहेगा, √2 को जिस तरीके से सॉल्व किया था उस तरीके से √3, √5, √7, √11 ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। फिर अगर आपको कोई कह दे कि 2 माइनस √2 क्या होगा, 3 प्लस √2 क्या होगा, 3 √2 क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है इनको ऐसे करके प्रूव करना है, जिसमें हम ये भी यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन भी यूज करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज बताई थी कि इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इरेशनल होता है, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इरेशनल होता है। बस यही 4 चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आप आसानी से प्रूव कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करूंगा इनको आपके लिए, ठीक है। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमें अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए, लिख भेजिए। चलिए, थैंक यू।